आज बात करेंगे भाग 19। भाग 19 के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं भाग 19 का 1 से लेकर के भाग 19 का 6 तक। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त हम लोग आज प्रयास करेंगे अधिक से अधिक अनुच्छेदों को, अधिक से अधिक प्रावधानों को आज देखा जाए। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो भाग 19, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी स्वतंत्रता हमें दी गई है भाग 19 का 1 के अंतर्गत दी गई है। भाग 19 का 1 के अंतर्गत दी गई है और भाग 19 का 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। याद रखेंगे, पहला है बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र। अच्छा, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन याद रखेंगे, हो सकता है कि आप लिख करके किसी चीज को बताएं, जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप हो सकता है किसी को सिंबॉलिक रूप में कार्टून बना करके अपना जो फीलिंग है उसको, एक्सप्रेशन है उसको अभिव्यक्त करें। तो याद रखेंगे इसमें लिखने, साथ ही साथ बोलने, और याद रखेंगे मूर्ति या फिर किसी भी प्रकार की कला, कला के माध्यम से आप क्या करते हैं, जैसे लेखन कला, बोलने की कला और अन्य जिस प्रकार की भी कला, उसके माध्यम से अगर आप कुछ समाज को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, ये याद रखेंगे, ये विदेशी को प्राप्त नहीं, केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भाग 19 के 1 के ख में क्या है, यानी 1 का बी में क्या है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। यानी कि आपको शांतिपूर्वक आप अगर चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन उस सम्मेलन में आयुध नहीं होना चाहिए। आयुध अर्थात गोला बारूद, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो फिर तीसरा जो है भाग 19 का 1 का ग में, यानी कि भाग 19 का 1 का सी में संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार। आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मीटिंग्स कर सकते हैं आप, आपको मीटिंग्स करने की आजादी है। और सहकारी सोसाइटी अर्थात आप कुछ लोगों के ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, कोई बिजनेस के लिए सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है भाग 19 का 1 का घ यानी कि डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार आपको है। आप जहां चाहे वहां पर आप संचरण कर सकते हैं, अर्थात घूम सकते हैं, ये याद रखेंगे। लेकिन जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, ये बात बताता है अनुच्छेद 19 का 1 का टी, ये याद रखेंगे। लेकिन आपको यहां पर युक्ति युक्त निर्बंधन अर्थात वहां पर भी कुछ टर्म कंडीशन यूज किया गया है कि आप कहां नहीं घूम सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, फिर आता है भाग 19 का 1 का अंग, अंग यानी कि ई, याद रखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। तो अगर आप अबाध संचरण करेंगे तो आपको आवश्यक निवास करने के लिए आवश्यक क्या है, आपको अबाध संचरण होना चाहिए। तो याद रखेंगे ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे। ये दोनों अनुच्छेद आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए जब हम लोग युक्ति युक्त निर्बंधन देखेंगे, किसी प्रकार का इसमें टर्म कंडीशन देखेंगे तो वहां पर दोनों का टर्म कंडीशन एक ही होगा। क्यों? क्योंकि घूमना, आप कहीं पर अगर आने आ जाने की स्वतंत्रता आपको रहेगी, वहीं आप निवास करने का भी आप सोच सकते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त एक और था जिसे नस्तनाबूद कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार। भाग 19 का 4 में याद रखेंगे ये था, इसे खत्म कर दिया गया। फिलहाल आपको केवल याद रखना है भाग 19 का 6 भाग 19 का 1 का 6 में क्या कहा है, कोई वृत्ति, कोई उपजीविका, कोई व्यापार, कोई कारोबार करने का आपको अधिकार होगा, यानी कि एक प्रकार से आपको अधिकार है। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं अब आगे कि कहां कहां पर युक्ति युक्त निर्बंधन है, अर्थात कहां कहां पर किस किस चीज के लिए किस किस प्रकार का दिया गया है। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। यहां तक तो हमें पता चल गया कि भाग 19 का 1 का ए से लेकर के जी तक क्या क्या दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 19 का 1 में क्या है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है कि अनुच्छेद 19 का 1 के क के अंतर्गत, याद रखेंगे, क के अंतर्गत आपको अपने विचार के साथ साथ दूसरों के विचार को भी प्रसारित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यहीं से भाग 19 का 1 का क से ही क्या आता है, प्रेस की स्वतंत्रता। हमने क्या देखा था पिछले स्लाइड में कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इस दोनों प्रकार की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो वहीं पे आपको यहां पे देखने को मिलता है, अपने साथ साथ दूसरों के विचारों को भी प्रसारित कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त प्रेस की स्वतंत्रता भी यहीं से आती है। व्यवसायिक विज्ञापनों की भी स्वतंत्रता यहां से आती है, यानी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने व्यवसाय का, अपने बिजनेस का, ठीक है। इसके अतिरिक्त फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपका फोन कॉल को कोई रिकॉर्ड ना कर सकता है, कोई टेप ना कर सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रसारित करने का अधिकार, आप अगर चाहें कोई भी चीज प्रसारित करना तो आप प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। यानी सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई एकाधिकार नहीं है, यानी कि केबल, जैसे भारत सरकार के पास आप जानते होंगे डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, डीडी भारती, इस प्रकार के जो चैनल्स हैं वो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। अन्य न्यूज चैनल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आज तक है या इस प्रकार के जो भी चैनल्स हैं, अगर चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं अपना चैनल, ठीक है। चलिए, इसके अतिरिक्त सरकारी गतिविधियों, एक और है किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार।
अगर कोई राजनीतिक दल बंद का ऐलान करता है तो आपके पास अधिकार है कि आप उस बंद के खिलाफ जाकर के अपना जो भी कार्य है वो कर सकते हैं, यानी कि आप उस बंद का समर्थन ना भी करें तो भी आपको अधिकार दिया गया। फिर आता है सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। सरकार क्या कर रही है ये जानने का आपको प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, यहीं से आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त शांति का अधिकार, शांति का अधिकार, आप शांत माहौल में आपको रहने का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि आपको अगर जैसे यहां पर आप एक कानून सुने होंगे जो ध्वनि से रिलेटेड है। तो फिर है अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार। सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती है कि सभी अखबारों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भी किसके तहत? अनुच्छेद 19 का 1 के तहत, ठीक है। और साथ ही साथ प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है आपको, ये याद रखेंगे। आप विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको सरकार सार्वजनिक स्थल मुहैया करवाएगी। आप देखेंगे हर शहर में कहीं ना कहीं, आप हर जिले में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार तय करके रखती है, एडमिनिस्ट्रेशन तय करके रखती है कि उस जगह पे आप जाकर के क्या कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में आप प्रगति मैदान का नाम सुने होंगे, पटना में गांधी मैदान का नाम सुने होंगे, वहां आपको जाकर के प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है, याद रखेंगे। अब आता है कि किस किस आधार पर इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाने का कुछ क्राइटेरिया है। अगर इन स्वतंत्रताओं से भारत की संप्रभुता और अखंडता ये प्रभावित हो तो आपका ये अधिकार सरकार निलंबित कर सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य की सुरक्षा का मैटर हो, भारत की सुरक्षा का मैटर हो, याद रखेंगे यहां राज्य का अर्थ क्या है? भारत। तो भारत यानी कि भारत के का सुरक्षा का अगर प्रश्न हो तो भी सरकार क्या कर सकती है? आपको आपके जो अधिकार है उससे प्रतिबंधित कर सकती है, रोक सकती है उस अधिकार को। इसके अतिरिक्त विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बिगाड़ने में अगर आप भूमिका निभा रहे हैं तो आपका अधिकार छीना जा सकता है। सार्वजनिक आदेश, अगर सरकार आदेश देती है, सभी के लिए आदेश देती है, ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, अगर कोई त्योहार हो रहा है तो त्योहार के अवसर पर सरकार गाइडलाइंस जारी करती है, तो उस स्थिति में क्या होगी? उस स्थिति में सरकार का अर्थ क्या है? वहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य का आपको बता चुके हैं कि परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत पहले मैंने स्पष्ट किया था आपको कि राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं, यहां तक कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। लेकिन आप इसके विरुद्ध जा सकते हैं कोर्ट, और उन्हें फिर बताना पड़ेगा इसके पीछे का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि वो जो रीजन है, उस रिस्ट्रिक्शन का रीजन है, उसे उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा कि दंगा भड़क सकता है या फिर कोई भी वो उसके पीछे अपना वो लॉजिक दे सकते हैं। अगर लॉजिक सही पाया गया तो प्रतिबंध लगा रहेगा, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त शिष्टता, शिष्टता यानी सदाचार। अब सदाचार क्या है ये परिभाषित नहीं किया गया है, माननीय न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया है कि शिष्टता के अंतर्गत क्या होनी चाहिए। फिर आता है नैतिकता, नैतिकता मोरलिटी, क्या सही है क्या गलत है, इसका जो ज्ञान है यही है नैतिकता, याद रखेंगे। तो इसके अतिरिक्त न्यायालय की अवहेलना, अगर न्यायालय को आपको अगर आदेश देती है, अगर उस आदेश को आप नहीं मानते हैं तो वही है न्यायालय की अवहेलना। इसके अतिरिक्त मानहानि, व्यक्ति का आप सम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत का जो प्रस्तावना है वहां पे लिखा हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा यानी क्या है? आपका जो प्रतिष्ठा है उसे कोर्ट के नजर में, न्यायालय के नजर में, संविधान के नजर में, सभी जगह आप यही देखते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा सबसे ऊपर रखी जाती है। मान के चला जाता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन है और उसे अपना सम्मान को बचाने का अधिकार है। तो आप जब धारा 500 अब आप इंडियन पेनल कोड का देखते हैं तो वहां आपको मानहानि से रिलेटेड दंड का प्रावधान भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मानहानि भी आता है एक प्रकार से। इसके अतिरिक्त अपराध में संलिप्तता, अगर आप किसी अपराध के दोष सिद्धि हैं व्यक्ति, तो आपको क्या किया जा सकता है? तो आपके लिए किसी प्रकार का युक्तियुक्त निबंधन लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर अनुच्छेद 19, याद रखेंगे अनुच्छेद 19 का 1 में हम लोगों ने सब कुछ देखा था, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखी थी। बोलने की आजादी, इसके अतिरिक्त मीटिंग्स करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, घूमने की आजादी, निवास करने की आजादी और आजीविका यानी कि व्यापार करने की आजादी, हम लोगों ने ये सब देखा है, ठीक है। तो अब आता है कि उन सारे अधिकारों को सीमित करने के लिए या खत्म करने के लिए या फिर निलंबन करने के लिए, युक्तियुक्त निर्बंधन यानी प्रतिबंध लगाने के लिए आपको दिया गया है अनुच्छेद 19 का 2। ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 19 का खंड 1 के उपखंड क की कोई भी बात, ये याद रखेंगे, कोई भी बात उपबंध क की यानी कि आपको अभिव्यक्ति, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी बात अगर भारत की प्रभुता और अखंडता से रिलेटेड हो या राज्य की सुरक्षा से रिलेटेड हो, विदेशी राज्य के मैत्रीपूर्ण संबंध से हो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय का अवमानना में, मानहानि या अपराध उद्दीपन में, तो आपको जो भी मैंने बताया था वही सब चीजें हैं कि इस आधार पर क्या हो सकती है, अनुच्छेद 19 का 1 का ए
वो क्या किया जा सकता है, नियुक्तियुक्त निर्बंधन के तहत निलंबित किया जा सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 19 का ख। आपको पता होगा अनुच्छेद 19 का ख में क्या था, तो सम्मेलन यानी कि शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार, संगठन बनाने का नहीं, संगठित होने का, क्योंकि संगठन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का सी में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद 19 का बी है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि आपको सम्मेलन का अधिकार है। लेकिन यहां पर भी क्या है, उचित प्रतिबंध किस चीज पर है, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता या फिर सार्वजनिक आदेश, धारा 144 याद रखेंगे, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होता है कि वो दंगा भड़काने या फिर मानव जीवन से रिलेटेड अगर कुछ खतरा है उस स्थिति में, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ या सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी खतरा है, या सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने के आधार पर एक मजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक सभा या बैठक या जुलूस को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो ये याद रखेंगे, सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत ये आता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144। तो यहां पर क्या है, यहां पर सार्वजनिक आदेश है, ये ध्यान में रखेंगे, यहां पर क्या है, सार्वजनिक आदेश। ठीक है, फिर आगे है कि भारतीय दंड संहिता, यहां पर आईपीसी का भी जिक्र किया हुआ है। आईपीसी का धारा 141 अगर कहीं पर लगाया जाता है, वो सीआरपीसी का धारा 144 था, यह है आईपीसी का धारा 141। इसके अंतर्गत है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का संगठन गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है अगर किस स्थिति में, अगर किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना हो। आप किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया का आप अगर विरोध करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर कहीं पर इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या किया जा सकता है, धारा 141 के तहत उसे रोका जा सकता है। किसी व्यक्ति की संपत्ति पर अगर आप जबरन कब्जा करते हैं तो वहां पर भी धारा 141 लागू होता है। इसके अतिरिक्त किसी आपराधिक कार्य की चर्चा अगर करते हैं, यानी कि षड्यंत्र करते हैं, किसी सुनियोजित अपराध के लिए अगर संगठित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है षड्यंत्र। तो याद रखेंगे यहां पर भी है कि आप आपराधिक कार्य की अगर आप चर्चा करते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं, अभियोजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वहां पर आपको रोका जा सकता है। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर करते हैं आप, ब्लैकमेलिंग, वो भी यहां पर अपराध के तहत आता है। और भारत सरकार या उनके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्ति यानी कि कानून बनाने की शक्ति के प्रयोग हेतु अगर आप धमकाते हैं तो वहां भी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 141 के तहत आपको रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये था कुछ पॉइंट्स। आगे आते हैं, अनुच्छेद 19 का 3 ये क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 का 3 कहता है कि अनुच्छेद 19 का 1 का उपखंड ख याद रखेंगे। ठीक है, वही मीटिंग्स वाला ही है। तो वहां पर आपको बताया गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता या फिर लोक व्यवस्था के हितों में अगर सरकार चाहे, दो स्थिति बनती है। अगर भारत की प्रभुता, अखंडता यानी सुरक्षा और इसके साथ साथ लोक व्यवस्था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर सरकार चाहे कि ठीक करना, तो वहां पर आपका जो ये अधिकार है, आपके सम्मेलन करने का अधिकार, इसको रोका जा सकता है। ठीक है, आपने काफी जगह सुना होगा कि किसी व्यक्ति को किसी शहर में अगर कहीं दंगा होता है या कुछ ऐसी स्थिति होती है तो वहां आने से रोक दिया जाता है। वहां के डीएम साहब उन्हें आने नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं आने देते हैं, तो इसके पीछे का तर्क दिया जाता है कि लोक व्यवस्था के लिए, लोक व्यवस्था ना बिगड़ जाए इसलिए। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 19 का 3 याद रखेंगे। इसके तहत आपको क्या कहा गया है, इसके तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 19 का 1 का ग, ये याद रखेंगे, 1 का ग, यानी कि आपको समिति या संगठन बनाने का, जैसे राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल, कंपनी या साझेदारी फर्म या समिति या क्लब या संगठन या ट्रेड यूनियन या किसी प्रकार की अन्य यूनिट बनाने की या संगम या संघ को नियमित रूप से संचालित करने की जो अधिकार है वो भी प्रभावित होगी। वो कैसे होगी, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता वाली भी एक वो हो सकती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक आदेश भी हो सकता है और नैतिकता भी हो सकता है। यहां पर नैतिकता भी जुड़ा है, ये ध्यान में रखेंगे। यहां पर नैतिकता भी जोड़ दिया गया है कि आप कुछ अच्छा उद्देश्य से ही कोई कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की संगठन बना सकते हैं, बुरे उद्देश्य से, खराब काम के लिए आप संगठन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ आप अगर ये संगम की स्वीकारोक्ति या मान्यता प्राप्त करना मूल अधिकार नहीं है। अगर आप किसी प्रकार का, अगर आप मीटिंग्स कर रहे हैं या फिर कोई भी आप संगठन तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इसका मूल अधिकार है कि आप सरकार होने के नाते इसे मान्यता प्रदान करे, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपका ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब ट्रेड यूनियन अगर है, ट्रेड यूनियन के लिए उच्चतम न्यायालय ने कुछ व्यवस्था दी है, जैसे मोल भाव या सौदेबाजी का कोई अधिकार नहीं है। अगर ट्रेड यूनियन है तो वहां पर मोल भाव या सौदेबाजी का कोई ये नहीं है। हड़ताल करने का ट्रेड यूनियन में अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि औद्योगिक कानून के द्वारा हड़ताल के अधिकार आपसे छीना जा सकता है। साथ ही साथ तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं 19 का घ, यानी कि भाग 19 का 1 का घ।
घ, याद रखेंगे। इसके अंतर्गत आपको संचरण का यानी कि घूमने का अधिकार है, एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक राज्य के भीतर ही आप घूम सकते हैं। इससे क्या होता है, तो भारत की एकता और राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलती है, नागरिक होने का एक भाव आता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, ठीक है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे उचित प्रतिबंध इस पे लगाया गया है अगर आम जनता का हित हो उसके पीछे का कारण, ठीक है। तो अगर आम जनता का हित इसके पीछे का कारण हो या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करना हो तो सरकार क्या कर सकती है, आपके इस अधिकार को अर्थात घूमने के अधिकार को सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कुछ व्यवस्था भी दी है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर वैश्याओं के संचरण का अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपको पता होगा कि गंभीर बीमारियों से लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो इसलिए आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर उनका जो संचरण है ये उनसे छीना जा सकता है, इसलिए उन्हें समाज के भीतर घूमने नहीं दिया जाता है, ठीक है। आंतरिक स्वतंत्रता और बाहरी स्वतंत्रता, दो प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी कि देश के अंदर भी घूमने में आप निर्बाध संचरण का आपको अधिकार मिलता है देश के अंदर, वो है अनुच्छेद 19 के तहत, और देश से बाहर जाने यानी विदेश में घूमने का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। आगे आते हैं, तो यही अनुच्छेद 19 का जो घ है याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया है घूमने का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 का 1 का जो डी है इसे अनुच्छेद 19 का 5 के तहत प्रतिबंधित किया है, साधारण आम जनता के हितों में या फिर किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किसी खास क्षेत्र में, किसी खास अनुसूचित क्षेत्र में आपको घूमने से मना किया जा सकता है, ये याद रखेंगे। फिर आता है अनुच्छेद 19 का अंग, यानी कि देश के कई हिस्सों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार है। निवास का अधिकार और घूमने का अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, यहां पे ये समझ लिया, मैंने आपको पहले भी बताया है। अनुच्छेद 19 का 1 का डी और ई, ये याद रखेंगे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप घूम निवास तभी कर सकते हैं अगर आप घूम करके वहां पहुंचे, ठीक है, तो ये कॉमन चीज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है वही अनुच्छेद 19 का जो घूमने का अधिकार है वो किस लिए आपको रोका जा सकता है, तो आपको बता दिए हैं। फिर अनुच्छेद 19 का 6, तो ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 का जो जी है, जी आपको जो दिया गया है, इसके तहत आपको याद रखना होगा कि सभी नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने का, व्यवसाय करने का, व्यापार शुरू करने का अधिकार है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है, यह जीवन निर्वहन हेतु आय से संबंधित है। यहां पर एक शब्द है जीवन निर्वहन, आजीविका, आजीविका दो चीजें होती है याद रखेंगे, आजीविका, आजीविका यानी कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक आपको आय की आवश्यकता होती है वही है आजीविका, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए। यहां पर आपको सारे फैसिलिटीज नहीं है, बस आपको जिंदा रहने के लिए, एक इंसान को जीवित रहने के लिए जिस आय की आवश्यकता होती है वो आती है कहां से, आजीविका से, जीवन निर्वहन से, ठीक है। तो ये इस प्रकार की आप व्यवसाय कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको हर प्रत्येक जगह मिलेगा। लेकिन आप मनचाहा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो राज्य सशक्त है कि किसी भी पेशे या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यवसायिक या तकनीकी योग्यताओं को जरूरी ठहराया जा सकता है। जैसे अगर आप मेडिकल शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेडिकल शॉप स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रखा जा सकता है, ये याद रखेंगे। सरकार के पास ये अथॉरिटी है और राज्यों को अपने एकाधिकार को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी व्यवसाय को प्रतिबंधित कर सकती है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब इस अधिकार में याद रखेंगे ऐसा पेशा या व्यवसाय या व्यापार शामिल नहीं है जो अनैतिक या खतरनाक है, ये याद रखेंगे। आप ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं जो अनैतिक हो, जो खतरनाक हो। अगर आप बम बनाने का फैक्ट्री चाहते हैं प्रारंभ करना तो वो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है और ये गलत भी है, अनैतिक भी है, ये याद रखेंगे। राज्य इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है या संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। तो आपसे लाइसेंस भी मांगा जा सकता है, आपसे डिग्री भी पूछा जा सकता है, ये याद रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार अगर चाहे तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उस व्यवसाय को खत्म कर सकती है। लेकिन अब आता है कि आजीविका किसी का प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया है, तो याद रखेंगे, वही सब चीजें हैं। आगे आते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत किसी आरोपी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति। अब कानूनी व्यक्ति क्या होता है, तो कानूनी व्यक्ति याद रखेंगे, एक तो हुआ व्यक्ति, व्यक्ति के अंतर्गत या तो वो विदेशी हो सकता है या तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन अगर हम कानूनी व्यक्ति बोलते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी कंपनी या परिषद, ये याद रखेंगे। किसी कंपनी को कानूनी व्यक्ति मान करके उसका जो वाद है वो न्यायालय में चलाया जा सकता है, ये याद रखेंगे। इसके विरुद्ध मनमाने और अत्यधिक सजा से संरक्षण प्रदान करता है।
तो ये याद रखेंगे, सरकार मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति का अधिकार ना छीन ले, उसे सजा ना दे दे, इसलिए ये अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो अनुच्छेद आपका कभी भी निलंबित नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लगा हो या फिर आपातकाल ही क्यों ना लगा हो, किसी भी स्थिति में नहीं आपसे छीना जा सकता है। तो यहां पर भी वही चीज है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 20 के तहत तीन चीजें हैं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, ठीक है। यानी कि कहने का सेंस क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवत विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वर्तमान समय में कोई भी चीज जिसे सरकार के द्वारा क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, जैसे वर्तमान समय में एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं रोबोट, एग्जाम्पल के तौर पे रोबोट को लेकर के कोई कानून अगर वर्तमान समय में एग्जिस्ट नहीं करती हो, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करती हो और कुछ दिनों के बाद ऐसा हो कि सरकार और कोई व्यक्ति उस रोबोट के तहत कुछ कार्य करवाता हो अपने घर में, वो व्यक्ति रोबोट के मदद से अपना सारा कार्य करता हो, अब वर्तमान समय में ना तो इसके लिए कोई सजा का प्रावधान है ना तो इसके लिए कोई कानून है, लेकिन अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए कि सरकार ये निश्चित कर दे कि रोबोट को नौकर बनाना, रोबोट को नौकर बनाना अपराध है और इसके लिए 10 साल की सजा दी जाएगी, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति जो पहले रोबोट का यूज करता था उसे सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस समय में ना तो वो कानून था ना तो ऐसा कोई सजा का प्रावधान था। तो सरकार मनमाने तौर पे कि आपने पहले ऐसा कार्य किया था इसीलिए आपको ये सजा दी जा रही है, तो ये नहीं हो सकता है। तो सजा का टाइम भी ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या है? सजा का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सजा का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कानून कब आया है, कानून जब बना है, जब उसे परिभाषित किया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया है, तब उस पर आप उसे दंड दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं, सरकार के पास ये ऑथोरिटी नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं, इसमें एक और है, दोहरी क्षति नहीं की जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति को अगर एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक बार दंड दे दिया गया है तो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, तो ये याद रखेंगे। अगर वो दोबारा अपराध करता हो तब उसे दंड दिया जा सकता है, लेकिन एक बार अपराध किया हो और उसके लिए उसे एक बार न्यायालय के द्वारा दंड भी दे दिया गया हो तब वो उस अपराध को दोबारा नहीं कर, उस अपराध के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त है स्वयं अभिशंसन नहीं, यानी कि स्वयं के खिलाफ आपको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अर्थात यहां पर एक और आता है, इससे ये क्या बात, ये है गवाही नहीं देना, गवाही नहीं देना। तो अगर आपको बोलने, आप क्या करते, आपके पास राइट है नहीं बोलने का, आपके पास ये राइट है कि आप अपने खिलाफ या किसी के खिलाफ, या राइट टू, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि म्यूट रहने का अधिकार है, आपको चुप रहने का अधिकार है, तो ठीक है, याद रखेंगे। चुप रहने का अधिकार कहां से आता है, तो स्वयं अभिशंसन नहीं, अर्थात अपने खिलाफ आपको गवाही देने के लिए राज्य मजबूर नहीं कर सकती है। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मौखिक या डॉक्यूमेंटेड यानी दस्तावेजी साक्ष्य देने के लिए इसका विस्तार दीवानी सुनवाई पर नहीं हो सकती है, या जो सुनवाई आपराधिक प्रवृत्ति की ना हो, यानी कि ये केवल उस कंडीशन में हो सकता है जब मामला क्रिमिनल कोर्ट का हो। दो प्रकार की कोर्ट होती है भारत में, एक होती है दीवानी कोर्ट के अंतर्गत तलाक, विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, संपत्ति, इस तरह की जो है वो सुनवाई की जाती है दीवानी अदालत में। लेकिन आपराधिक अदालत में चोरी, डकैती, बलात्कार, इस तरह के जो है जो न्यायालय के समक्ष उठाए जाते हैं। तो यहां पर वही है कि आपराधिक मामला है तब आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है, आपको यह अधिकार है। लेकिन अगर दीवानी हो तो वहां पर ये जो है ये नहीं है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, एक तो है कि प्राण, दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता। ये दो शब्द है तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला आता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब आप एक चीज याद रखेंगे, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय में क्या था, उस समय में संविधान सभा में एक बहस छिड़ी थी कि अनुच्छेद 21 में दो चीजें हैं, अनुच्छेद 21 में दो चीजें हैं और दोनों में से क्या चुनना चाहिए। तो यहां पर याद रखेंगे बाकी सभी मूल अधिकारों में याद रखेंगे सम्यक प्रक्रिया, विधि का सम्यक प्रक्रिया, लेकिन यहां पर विधि का स्थापित प्रक्रिया, ये ध्यान में रखेंगे।
जितने भी मूल अधिकार हैं उन सब में क्या है, सम्यक प्रक्रिया की बात की जाती है, यानी कि वो जो अधिकार है वो सही है गलत है, कानून जो है वो कैसा है, उस सही अगर होगा तो कानून रहेगा, अन्यथा उसे खत्म किया जाएगा। सम्यक प्रक्रिया, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि का सम्यक प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में विधि का स्थापित प्रक्रिया का बात किया जा रहा है कि विधि द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया होगी केवल उसे ही देखा जाएगा, ना कि उसके पीछे का लॉजिक देखा जाएगा, वो अच्छा है खराब है, यहां पर न्यायालय इसमें इंटर वो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो विधि का स्थापित प्रक्रिया यहां पर ये आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 21 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 21 में कि प्राण का अधिकार का मतलब क्या होता है। प्राण के अधिकार का मतलब क्या होता है, तो प्राण के अधिकार का अर्थ मानव की गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तो ये याद रखेंगे। प्रतिष्ठा, तो आपका प्रतिष्ठा भी यहां पर देखा जाता है कि एक व्यक्ति जीवित है, लेकिन यहां पर क्या कहती है, यहां पर हमारा जो अनुच्छेद 21 है उसके अंतर्गत बोला गया है कि ना सिर्फ उसको जिंदा रहना बल्कि सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा गरिमा के साथ जीवित रहना उसका अधिकार है। ठीक है, और सभ्यता के अनुसार जीवित रहना, यानी कि आपको जिस आप सभ्यता में आप चाहते हैं उस सभ्यता में अपने हिसाब से आप जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्राण के अंतर्गत वे सब आता है जो किसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है, जैसे उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, और उस विरासत को पूर्ण संरक्षण का अधिकार उसे दिया गया है। फिर आता है जीविकोपार्जन का अधिकार। अब अनुच्छेद 21 में आपको पता होगा कि जीविकोपार्जन का अधिकार है, यानी कि राइट टू लाइवलीहुड, इसी के तहत आता है, अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। इसके अंतर्गत क्या है कि जीविकोपार्जन, अब बताया गया कि जीविकोपार्जन क्या है, तो जीविकोपार्जन आपको मैंने बताया है कि जीविकोपार्जन अर्थात जीवन का निर्वाह के उद्देश्य से अगर आप कोई कार्य करते हैं, संचय नहीं होता, ये याद रखेंगे, धन जमा करना नहीं है, यहाँ पे बस जिंदगी का गुजारा करना। अगर इस प्रकार का कोई भी आप अगर व्यवसाय करते हैं तो उससे जीविकोपार्जन वाला कहा जाता है। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया है कि राज्य विधि द्वारा किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है, विधि द्वारा, कानून के द्वारा, ये याद रखेंगे, कानून के द्वारा उसको किसी भी उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है, सरकार के पास ये पावर है। लेकिन उस संपत्ति के छीनने से उसके जीविका पर अगर आंच आता है तो अनुच्छेद 21 एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब मामला प्राण के अधिकार का हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। वही फुटपाथ वाला आपको केस मैंने बताया है, तो वो याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 21 के तहत राज्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए बाध्य है, भले ही वह किसी अपराध के लिए दोषी ही क्यों ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा, कसाब हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो भी अपराध दोष सिद्धि जिसे मिल चुकी है, यानी कि उसे प्रूफ हो चुका है कि किसी ने क्राइम किया है, उसे जेल में रखा जाएगा। लेकिन जेल के अंदर भी याद रखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उसके लिए वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय कभी भी जेल का दीवार नहीं मानती है, ये याद रखेंगे। यानी कि उतना ही स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उस व्यक्ति को भी मिलेगा, खास करके उस स्थिति में जब उसका प्राण का अधिकार की बात की जा रही हो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे, चूंकि प्रदूषण से प्राण का अधिकार को खतरा हो सकता है, इसीलिए प्रदूषण रहित जल और वायु के उपभोग का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ठीक है, आगे आता है कि अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सम्यक प्रक्रिया की यहां पे बात नहीं की जा रही है। अगर कानून है उस तरह का, अगर कोई कानून है, एग्जिस्ट करता है कानून, तो वो कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। अन्यथा अगर कानून है या फिर अगर सरकार बनाए कानून, उसके बाद ही क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति का प्राण छीना जा सकता है। यानी कि उसका प्राण या दैहिक स्वतंत्रता तभी प्रभावित हो सकता है अगर कानून हो। अगर कानून नहीं है तो सरकार उसे नहीं कर सकती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब अब यहां पे क्या है। अब हम लोगों ने देखा था प्राण का क्या था, अब शरीर का यानी कि देह का, बॉडी का क्या है। तो एके गोपालन मामला में दैहिक स्वतंत्रता को शारीरिक बंधन के अभाव के रूप में माना गया, जो कि एक प्रकार से नकारात्मक परिभाषित थी, केवल शरीर के रूप में माना गया। ठीक है, तो केवल शारीरिक बंधन के मद्देनजर देखा गया एके गोपालन मामले में। लेकिन आगे चलकर मेनका गांधी मामले में क्या होता है, इसे विस्तार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ शारीरिक बंधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवीय सम्मान और इससे जुड़ा अन्य पहलू तक भी विस्तारित है। हम लोगों ने ये बात किया है। ये मामला कहां से आता है, तो मेनका गांधी। एके गोपालन में केवल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को इसी शब्दों के अनुसार ही लिया गया था, लेकिन यहां पर इसकी व्यापक विस्तार इसे दिया गया, ये याद रखेंगे। अब इससे क्या होता है कि अनेक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो गए, जैसे आवागमन का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि भी दैहिक स्वतंत्रता का ही एक अंग बन गया। ठीक है, तो ये कब हुआ, मेनका गांधी मामले के बाद। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। अब यहां पे हम लोग समझते हैं, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 21 में प्राण
प्राण की हम लोग देख लिए क्या था, दैहिक स्वतंत्रता की देख लिए। अब किसी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये क्या है, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। कानून बनाने की सही प्रक्रिया को अपनाकर, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सरकार बहुमत में होनी चाहिए, उसके बाद कानून बनना चाहिए। बस जो फॉर्मेलिटी है जो वो है प्रोसेस में, कि कानून बस एक प्रोसेस, सही प्रोसेस से बना होनी चाहिए। अब वो कानून भला करेगी कि बुरा करेगी कि क्या करेगी, उसके पीछे न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय को नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो आते हैं वही कि सही प्रक्रिया को अपनाकर अगर कोई कानून बनाया जाता है गया है तो उसके तहत किसी व्यक्ति का प्राण या फिर उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित उसे किया जा सकता है, अन्यथा सरकार नहीं कर सकती है, ठीक है, याद रखेंगे। कानून सही है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बस कानून बनाने की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, सरकार बहुमत में हो, इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। तो लेकिन अनुच्छेद 13 के अनुसार अगर कोई कानून मूल अधिकार का हनन करती है तो उसे उतनी मात्रा में खारिज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर यानी कि अनुच्छेद 13 विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करती है, यानी कि कानून में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे खारिज करना, और ये सभी मूल अधिकारों पर लागू होता है, सभी मूल अधिकार पर, ये याद रखेंगे, सभी मूल अधिकार पर विधि का सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 13 लागू हो जाता है। लेकिन सिर्फ अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कही गई है। अब अनुच्छेद 21 में आपको व्यापक देखने को मिलता है अधिकार। अब एक एक अधिकार आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले और इसे याद करने का प्रयास करें। चलिए अब आते हैं कि कौन कौन अधिकार है। तो निजता का अधिकार है, 2017 में इसे जोड़ा गया है, राइट टू प्राइवेसी। केएस पुट्टास्वामी वाद में निजता का अधिकार को स्पष्ट किया गया था, याद रखेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य, राइट टू हेल्थ। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सूचना का अधिकार जिसे 2005 में जोड़ा गया था, सोने का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर, आप प्रायः सुनते होंगे 3rd डिग्री टॉर्चर में उसे जगा करके रखा जाता है, तो आपको याद रखेंगे सोने का भी अधिकार है, राइट टू स्लीप। खाने का अधिकार, बिजली का अधिकार, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, राइट टू हियरिंग, याद रखेंगे। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार का अधिकार भी क्या है, एक प्रकार से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में सम्मिलित है, याद रखेंगे। विदेश यात्रा का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। आप किसी को भी चौक चौराहे पे टांग के फांसी नहीं दे सकती है सरकार, क्यों? क्योंकि आपको सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार के संरक्षण का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए यहां पर है अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, और यहां पर निजता का अधिकार, और साथ साथ आपको अकेले रहने का भी अधिकार है। तो आप अकेले रहने का अधिकार वो आपसे ही जुड़ा हुआ है कि आप चाहें तो अकेले रह सकते हैं, ये आपका राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। लेकिन कारावास में, जेल में, एक बंद कमरे में आपको लंबे समय के लिए अकेला नहीं रखा जा सकता है। तो अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है आपको। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, फिल्मों में देखते होंगे हथकड़ी लगा दिया जाता है, लेकिन सामान्यतः छोटे मोटे क्राइम के लिए हथकड़ी लगाना वो आपके जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध माना जाता है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, मानव होने के नाते जो आप व्यवहार करते हैं वो तो मानवीय व्यवहार है। इसके अपोजिट मानव होने का आप अगर क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं, कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं, तो उसके विरुद्ध अगर सरकार ऐसा कोई कार्य करती है कि आपका जो अमानवीय सरकार व्यवहार करती है अगर आपके खिलाफ, तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त है। कैदी को जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, यहां तक कि कैदी को भी जिंदा रहने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है, जेल के अंदर खाना दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, सारी चीजें दी जाती है ताकि उसका जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे प्राप्त रहे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अनुच्छेद 21 में सम्मान से जीने का अधिकार। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का यह मामला है। फ्रांसिस कोरली मुलिन, ये याद रखेंगे। तो इन्होंने केस किया था, इसमें इन्होंने माना था कि जीवन केवल पशु अस्तित्व से कहीं अधिक है, यानी कि केवल जिंदा है यही नहीं है, सम्मान से जीने का अधिकार किसके तहत आया है? तो फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली मामला में, ठीक है। तो याद रखना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है कि मूलभूत आवश्यकता, जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यक है, जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़ा, सिर पर आश्रय और पढ़ने लिखने और खुद को अभिव्यक्त करने की सुविधाएं, ये आपको दी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और भी चीजें हैं आपको याद रखना है कि इसके अलावा बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ जैसे मामले में भी सम्मान के साथ जीने के अधिकार को मान्यता दी गई है, ठीक है। चलिए फिर आगे आ जाते हैं। आप लोग जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, या पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, कम समय में मैं चाहता हूं अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा दूं।
फिर है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में, और साथ ही साथ वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ मामले में। इन दोनों मामलों में क्या बताया गया था, जो जल है जिस दूषित जल को पीने से रोकने से संबंधित था कि आप हमें दूषित जल नहीं दे सकते। सरकार के द्वारा जल प्रदूषण के विरुद्ध, याद रखेंगे, ये MC मेहता बनाम भारत संघ मामला हुआ था, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ मामला भी हुआ था। इसके साथ ही साथ सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मामला भी हुआ था। सुभाष कुमार ने बिहार सरकार पे केस किया था। तो न्यायालय ने क्या माना था कि जीवन के अधिकार के आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त हवा और पानी आवश्यक है, तो सरकार को उपाय करना चाहिए। ठीक है। फिर है सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार भी है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन बनाम सुभाष चंद्र बोस मामले में ऐसा हुआ था। यह माना गया था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करने के साधन भी अनुच्छेद 21 के तहत एक आवश्यक मौलिक अधिकार है। न्यायालय के अनुसार यह साधन सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा आमतौर पर एक राज्य स्वीकृत नीति है जो एक ऐसी प्रणाली प्रदान करती है जो अपर्याप्त साधनों वाले लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए प्रदान करती है। यानी कि गरीब हो, वंचित हो, उत्पीड़ित हो, उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है, और इसमें श्रमिकों को दिए जाने वाले बीमारी और विकलांगता भत्ते भी शामिल है। यानी कि गरीब कल्याण करने के उद्देश्य से समाज का कल्याण, समाज की सुरक्षा, ये दायित्व है। तो इसमें कौन सा केस है ये याद रखेंगे, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन भारत सरकार बनाम तो एक था सुभाष चंद्र बोस, ये याद रखेंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं। मृत्युदंड, मौत की सजा और दुर्लभतम सिद्धांत। मृत्युदंड, देखिए, मौत की सजा एक है उम्र कैद, एक है कि किसी व्यक्ति को जान से मार देना, मृत्युदंड दे देना, और एक है उम्र कैद की उसे जिंदगी भर एक 4 दीवार में बंद करके रख देना। ठीक है, समाज से अलग करके रख देना। तो लगभग 100 से अधिक देशों में ऐसा है कि मृत्युदंड के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाया कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो मृत्युदंड आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने भी इस चीज को समझा कि मृत्युदंड एक आवश्यक बुराई है, यानी कि आवश्यक है लेकिन बुराई है। किसी का भी जिंदगी छीनने का, एक इंसान की जिंदगी को छीनने का अधिकार नहीं हो सकता है। ये तो एक बुराई है, लेकिन ये आवश्यक बुराई है। अर्थात अगर जघन्य अपराध हो, गंभीर अपराध हो, ऐसा अपराध हो जो मानवता के खिलाफ हो, तो उस स्थिति में उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे, अगर संविधान का उल्लंघन नहीं करती है, ठीक है, तो याद रखेंगे कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित करके प्रश्न का निपटारा किया कि मृत्युदंड एक आवश्यक बुराई है जो संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। यानी सरकार के पास अथॉरिटी है कि मृत्युदंड दे सके। आगे इसने और भी क्या कहा है, इसने आगे कहा कि दोषियों को मौत की सजा देने की शक्ति के मनमाने उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए अब हर अपराध के लिए मृत्युदंड दे दिया जाए। कहने का सेंस ये है कि ठीक है, हमारे कानून में बहुत सारे जगहों पर मृत्युदंड तक सजा देने का प्रावधान है, लेकिन उस मामले की गंभीरता को भी देखनी पड़ेगी, जघन्यता को भी देखनी पड़ेगी कि मामला सच में उतना जघन्य था कि नहीं। दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा प्रदान करने की सरकार न्यायालय के द्वारा बात की ही गई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बहुत सारे आईपीसी में आप अगर देखते होंगे तो बहुत सारे मामलों में उम्र कैद से लेकर के मृत्युदंड तक का प्रावधान है। उम्र कैद से लेकर के मृत्युदंड लिखा हुआ है कि उम्र कैद से लेकर के मृत्युदंड। तो यानी कि सरकार, न्यायालय के पास ऑप्शन है कि उस व्यक्ति को उम्र कैद भी दे सकती है न्यायालय, अन्यथा उसे मृत्युदंड भी दे सकती है, दोनों दे सकती है। तो वहां पर न्यायालय ने कहा कि आपको यह देखना पड़ेगा कि वो अपराध कैसा था, उस अपराध का जो सिचुएशन था वो कैसा था, कौन सा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था, उस व्यक्ति का मेंटल कंडीशन कैसा था, परिस्थिति कैसा था। हर चीज को देखने के बाद आपको दुर्लभतम मामलों में देना है मौत की सजा। ठीक है, आप उम्र कैद दे सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन है। चलिए आगे है जानने या सूचित होने का अधिकार। यह अधिकार जो अनुच्छेद 21 का एक उप समूह है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाने वाला एक अधिनियम में बदल गया, जो किसी भी नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी लेने का अनुरोध करने की अनुमति देता है। सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार क्या है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। सरकार क्या है, सार्वजनिक प्राधिकरण है, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, सरकार से मांग सकते हैं कि आप हमें क्या दीजिए, अपनी जानकारी दीजिए कि आपने, तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि आरटीआई वाला जो है, आरटीआई वाला वो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इस दोनों के मेल से बना है। हालांकि हम अनुच्छेद 21 के तहत मानते हैं, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, अनुच्छेद 19 का 1 में भी, ये अनुच्छेद 19 का 1 में भी जब उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित किया था तो उसमें बताया था कि आपको जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कर रही है। तो सार्वजनिक प्राधिकरण से, और शासी अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर जवाब देने को बाध्य करती है कि, यानी कि आरटीआई के बारे में याद रखेंगे कि अगर आप फाइल करते हैं सार्वजनिक जानकारी के लिए, पब्लिक जानकारी के लिए, ये याद रखेंगे, आप प्राइवेट जानकारी नहीं मांग सकते हैं, आप पब्लिक जानकारी मांग सकते हैं, और आपको 30 दिनों के भीतर आपको
क्योंकि आरटीआई का जो कानून है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि 30 दिनों के अंदर आपको क्या मिलेगी, जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब एक है आरपी लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि अनुच्छेद 21 लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताओं जैसे कि जानने का अधिकार और सूचित होने का अधिकार को समायोजित करने के लिए पर्याप्त और व्यापक है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। आगे आ जाते हैं, एकांत कारावास के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। मामला देख लेते हैं कौन सा है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के दिन से एकांत कारावास का सजा दिए जाने की शिकायत की थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहां पे बताया गया कि एकांत कारावास के विरुद्ध आपको अधिकार है, और चाहे पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। तो एकांत कारावास का सजा क्या है, तो एक रूप है जहां सजा का एक रूप है जहां कैदी को बिना किसी सार्थक संपर्क के अकेले रहने तक सीमित कर दिया जाता है और एक बंद जगह में कैद कर दिया जाता है, जहां यहां तक कि कभी कभी उसे सूरज की रोशनी से भी दूर रखा जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकती है, इसके लिए भी एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है। फिर आता है विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार। एक ऐतिहासिक फैसले में टी विथीश्वरम बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौत की सजा का विलंबित निष्पादन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के विचार के विपरीत है। अगर आपको मौत की सजा अगर आपको फाइनली दे दी जा चुकी है तो आपको फांसी भी तुरंत होनी चाहिए। अगर फांसी में देरी होती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, अगर 2 साल से भी अधिक देरी हो जाती है तो वो देरी, और साथ ही साथ देरी का कारण अप्रासंगिक है। ठीक है, तो उस समय में क्या की जाती है, सजा को कम किया जा सकता है। आपको फांसी का सजा मिला 2023 में, और फांसी 2028 तक नहीं दिया गया, 2028 तक दिया ही नहीं गया, तो उस व्यक्ति के अंदर का जो मनोदशा है वो क्या होगी, वो तो रोज एक एक दिन मरता होगा। ठीक है, तो सजा देने के बाद, सजा सुनाने के बाद आपको सजा तुरंत मिलना चाहिए। अगर देरी होती है तो आपको कम सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, अटॉर्नी जनरल बनाम लक्ष्मा देवी। अब एक याद रखेंगे, ये लक्ष्मा देवी है, ये सास थी, इन्होंने क्या किया था, अपनी बहू को जला दिया था। ठीक है, लक्ष्मा देवी ने क्या किया था, अपनी बहू को जला करके मार डाला था। उस मामले में प्रारंभ में क्या हुआ, इसे बरी कर दिया गया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट में मामला चला गया, राजस्थान हाईकोर्ट में, तो वहां पर इन्हें क्या दिया गया, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और फांसी देने के लिए याद रखेंगे, जयपुर के स्टेडियम मैदान में इन्हें मौत की सजा देने के लिए, इनको सार्वजनिक फांसी देने के लिए, यानी कि जयपुर के स्टेडियम में इन्हें फांसी देने का आदेश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये चीज जाए और वो इस प्रकार के जघन्य अपराधों के बारे में जानकारी उन्हें मिल सके। तो एक प्रकार से जागृति के उद्देश्य से सरकार, न्यायालय ने ऐसा, राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया था कि लक्ष्मा देवी को क्या किया जाए, लक्ष्मा देवी को जयपुर के स्टेडियम में इन्हें फांसी दिया जाए। ठीक है, लेकिन ये लक्ष्मा देवी भले इतना जघन्य अपराध क्यों ना कर दी हो, अपनी बहू को क्या किया था, इन्होंने अपनी बहू को आग लगा करके मार डाला था। ठीक है, तो जघन्य अपराध तो किया, लेकिन सार्वजनिक फांसी यानी कि जयपुर के स्टेडियम में इन्हें फांसी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मामला अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। एक बर्बर अपराध के लिए बर्बर दंड की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो दंड मिलेगा लेकिन बर्बर दंड नहीं, एक सभ्य दंड मिलेगा, फांसी ही मिलेगी, लेकिन खुलेआम नहीं मिलेगी फांसी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे आता है टेलीफोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार। अगर कोई व्यक्ति आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हो बिना आपके सूचना या फिर बिना आपको सूचित किए, तो वो क्या है, वो है आपके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, यानी कि टेलीफोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार है आपको। टेलीफोन अधिनियम 1885 की धारा 5 के दूसरे उपखंड में लिखा है कि टेलीफोन टैपिंग की अनुमति किस स्थिति में आपको मिलेगी और किस स्थिति में नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मामला सुरक्षा से संबंधित हो, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित हो, इस प्रकार के किसी मामले में आपकी फोन को टैप किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 5(2) के प्रयोग के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मान्यता दी। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय क्या क्या होनी चाहिए इसे, पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले जो कि टेलीफोन टैपिंग से संबंधित है, और टेलीफोन टैपिंग के लिए कौन सा है अधिनियम, टेलीग्राफ अधिनियम 1885। ये कब बना था, कांग्रेस के समय में। टेलीग्राफ अधिनियम जब कांग्रेस बना था 1885 में, उसी समय में टेलीग्राफ अधिनियम आया था, ये याद रखेंगे। वो अभी भी जारी है, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। निजता का अधिकार और किसी व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना, राइट टू बी एलोन, यानी कि अकेले छोड़ दिए जाने का भी अधिकार क्या है, निजता का अधिकार है। 2017 में के एस पुतास्वामी बनाम भारत संघ मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है, यानी कि आपसे छीना नहीं जा सकता है। राइट टू प्राइवेसी, और उसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय भी शामिल है।
ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसमें कुछ प्रतिबंध है। अगर अगर इस अधिकार को केवल राज्य कार्रवाई के तहत तभी प्रतिबंधित किया जा सकता है जब वे निम्नलिखित 3 परीक्षणों को पास करते हो। पहला परीक्षण क्या है? अगर राजकीय कार्रवाई के लिए एक विधायी जनादेश होनी चाहिए, ठीक है, सरकार के पास कानून होना चाहिए। दूसरा, वैध राजकीय उद्देश्य का पालन किया जाना चाहिए, यानी कि राज्य के लिए जो वैलिड है उस प्रकार का अगर राज्य उद्देश्य पूरा करते, जैसे राज्य की सुरक्षा की बात हो गई, राज्य की अखंडता की बात हो गई, इस प्रकार की चीजों की अगर बात हो, तथा यथोचित होनी चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक है, अर्थात राजकीय कार्रवाई प्रकृति और सीमा में समानुपाती होना चाहिए, ठीक है, समानुपाती यानी कि समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है, राज्य की कार्रवाई एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक होनी चाहिए तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सबसे कम अंतर विरोधी होनी चाहिए। यहां भी रेयरतम मामले में बोला गया कि अगर एकदम आवश्यक हो तभी ऐसा कार्य किया जा सकता है, किसी के निजता का उल्लंघन किया जा सकता है या किसी व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है, अगर बात देश से जुड़ा हुआ हो। चलिए आगे है शारदा बनाम धर्मपाल मामला। शारदा बनाम धर्मपाल मामला में क्या सुनाया गया था? एक वैवाहिक अदालत के पास तलाक की कार्रवाई के पक्षकारों को चिकित्सा परीक्षण से गुजरने के लिए मजबूर करने का निर्देश देने की शक्ति है, ठीक है, किसको है शक्ति? वैवाहिक अदालत को, ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसा निर्देश अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है जब तक कि ऐसे चिकित्सीय परीक्षणों का आदेश देने के लिए सामग्री मौजूद है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वहां पर क्या दिया जा सकता है? वो कह सकती है कि इस व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए। चलिए यहां पर आपकी निजता का उल्लंघन इसे नहीं माना जाएगा। आगे आते हैं विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार में सबसे इंपोर्टेंट केस है सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी दिल्ली। सतवंत सिंह साहनी, इन्हें 3 बार से इन्होंने क्या किया? अपने पासपोर्ट को 3 बार से अधिक इन्होंने क्या किया? इनका पासपोर्ट गुम हो गया। तो सरकार क्या सतवंत जो सहायक पासपोर्ट अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा कि आपने 3 बार से अधिक खो दिया है तो मैं आपको पासपोर्ट अब नहीं देने जा रहा हूं। तो इस प्रकार का मामला था। इसके अतिरिक्त मेनका गांधी का भी मामला था जो कि 2 जुलाई 1977 को विदेश जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट निलंबित कर दिया और पासपोर्ट जब्त करने का उचित कारण भी उन्हें नहीं बताया। तो मेनका गांधी ने यह कहकर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि यह कार्रवाई अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन यानी कि विदेश जाने का अधिकार, ये याद रखेंगे, आपका अधिकार है। अवैध हिरासत के विरुद्ध अधिकार भी है आपको, अवैध रूप से आपको हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। मामला है जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मनमाना खंडन, ठीक है, न्यायालय क्या मानता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मनमाना खंडन है, ये अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। किस मामले में? जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अवैध हिरासत में आपको नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का महिलाओं का अधिकार। यह अधिकार महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करे। यह महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण मंडीकर मामला 1991 का मामला है। इसमें बताया गया कि हर महिला निजता की हकदार है और कोई भी जब चाहे उसकी निजता पर हमला नहीं कर सकता है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार का एक कृत्य निश्चित रूप से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जीवन के अधिकार का भी ये उल्लंघन है। इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो ये याद रखेंगे। आगे फिर है सभ्य पर्यावरण का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार न केवल मनुष्य के लिए है बल्कि वन्य जीव, जंगलों, झीलों, प्राचीन स्मारकों, जीव जंतुओं, प्रदूषित हवा, पानी और पारिस्थितिकी संतुलन के रखरखाव के लिए भी कई प्रकार के अधिकारों को इसमें शामिल करता है। फिर निष्पक्ष और खुली सुनवाई का अधिकार, यानी कि आपका सुनवाई जल्द हो, निष्पक्ष रूप से हो, खुली रूप से हो, अर्थात बाकायदा कोर्ट के अंदर सभी नागरिकों के बीच में आप पर सुनवाई की जाए, निष्पक्ष होनी चाहिए, शीघ्र होनी चाहिए। ये जो है याद रखेंगे अनुच्छेद 21 में ये आपको दिया गया है। हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार के मामले में इस बात पर जोर दिया गया कि जल्द सुनवाई, त्वरित सुनवाई का अधिकार है आपको। हालांकि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया कि जल्द सुनवाई मतलब कितना जल्द, ठीक है। अनुच्छेद 21 की व्यापकता और सामग्री में निहित है, ठीक है। त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है और क्या क्या है इसके पीछे, ये सारा चीज अभी नहीं इसमें क्लियर हुआ, लेकिन आपको ये याद रखना है, केवल केस का नाम याद रखना है कि हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार मामले में शीघ्र, निष्पक्ष और खुली सुनवाई का आपको अधिकार मिला है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार भी है कई मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, अन्य मौलिक अधिकारों के साथ हमें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार सहित लैंगिक समानता को कवर करने के लिए संवैधानिक आयामों की गारंटी देता है। आगे फिर है विशाखा बनाम राजस्थान मामला। कार्यस्थल पर
कहीं पर जहां पे वो जॉब करते हैं, जहां जॉब करती है उस जगह पर याद रखेंगे महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता का उल्लंघन है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और विशाखा बनाम राजस्थान मामले में भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अर्थ और सामग्री यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की रोकथाम सहित लैंगिक समानता के सभी पहलुओं को शामिल करने का दायरा बताया है कि ये पर्याप्त है। यानी कि हमारे संविधान में जो भी हमने मौलिक अधिकार दिए हैं, इसके अंतर्गत ये भी अधिकार है कि किसी भी महिला को जहां वो कार्य करती है उसे किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित ना किया जाए। आगे आता है प्रतिष्ठा का अधिकार। अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक तत्व है। किरण बेदी के मामले में सरकार न्यायालय ने यह बात बताया था कि निजी प्रतिष्ठा का आनंद लेने का अधिकार प्राचीन मूल का था और मानव समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है। सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में भी याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि प्रतिष्ठा का अधिकार एक व्यक्ति की मूल्यवान संपत्ति और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार का एक पहलू है। फिर आता है कानूनी सहायता का अधिकार। कानूनी सहायता, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वंचित है, उस प्रकार के व्यक्ति को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। और कानूनी सहायता देने का जो है ये बात, ये सरकार के द्वारा, सरकार ने कानूनी सहायक शिविरों का भी आयोजन किया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक और है खत्री बनाम बिहार राज्य मामले में न्यायालय ने दोहराया कि राज्य की वित्तीय और प्रशासनिक अक्षमता, यानी कि सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, देश के पास पैसा नहीं है, देश के पास उतना प्रशासन नहीं है, उतना लोग नहीं है सरकार के पास कि हर व्यक्ति को मुफ्त में कानूनी सहायता दे सके, तो ये आधार नहीं बन सकती है कि हमारे पास, ये कोई बहाना नहीं हो सकती है कि सरकार के पास पैसा नहीं है या प्रशासनिक अक्षमता है। इससे किसी भी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि राज्य के पास पैसा नहीं है कि सभी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता दिया जा सके, या फिर प्रशासनिक, हमारे पास प्रशासनिक अक्षमता है, हमारा जो प्रशासन है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो हर व्यक्ति को कानूनी सहायता दे सके। तो इस प्रकार का भी जो है बहाना सरकार नहीं बना सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सहायता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। फिर आता है क्रूर और असामान्य सजा के खिलाफ अधिकार। मौत की सजा पर पहुंचना सीआरपीसी के तहत वैध है। अनुच्छेद 21 के तहत इस अधिकार को पहले से स्थापित कानून द्वारा चुनौती दी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि मौत की सजा तक पर पहुंचना सीआरपीसी के तहत वैध है। तो मौत की सजा यानी कि क्रूर और असामान्य सजा के खिलाफ आपको अधिकार दिया गया है। अदालतें यह तय करने के लिए बाध्य है कि क्या मौत की सजा का निष्पादन किया जाना चाहिए या इसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। वही चीज है। आगे फिर है जीवन साथी चुनने का अधिकार। अगर कोई, जैसे केरल वाला मामला हुआ था, उस लड़की का नाम याद रखेंगे, उस महिला का नाम था हदिया नाम की महिला थी। हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें लड़की के पिता को यह अधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस बिंदु को खारिज कर दिया और कहा कि शादी किसी के अस्तित्व का एक बुनियादी पहलू है और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम एक वयस्क को जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। तो जीवन साथी चुनने का भी अधिकार कहां से आता है? अनुच्छेद 21 से आता है। फिर आता है हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार। हिरासत में आपको मारा नहीं जा सकता है। ठीक है। आपको अगर मारा जाए, यानी कि अगर आपको मृत्यु दिया जाए, तो वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जा सकता है। हिरासत में यातना और मौत एक अमानवीय प्रथा है जो अवैध रूप से और क्रूरतापूर्वक उन लोगों को दंडित करती है जिन्हें पहले से ही कानून द्वारा दंडित किया जा रहा है। एक तो सरकार हिरासत में उसे ले रही है, हिरासत में उसे इसीलिए लिया गया है कि उसने कानून तोड़ा था। ठीक है। तो कानून के खिलाफ उसे दंड तो दिया ही गया कि वो अभी हिरासत में है। अब हिरासत में आने के बाद दोबारा आप उसे दंडित नहीं कर सकते हैं, यातना नहीं दे सकते हैं, या फिर हिरासत में उसे मौत नहीं दे सकते हैं। ठीक है। ये डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक डिसीजन सुनाया था कि लॉकअप में यातना और मौत सहित हिरासत में हिंसा कानून के शासन पर प्रहार करती है, जो मांग करती है कि कार्यपालिका को न केवल कानून से रोका जाना चाहिए बल्कि उसे इसके द्वारा सीमित भी किया जाना चाहिए। किसे? कार्यपालिका को। यह ध्यान में रखेंगे, कार्यपालिका को। कार्यपालिका मतलब मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासन किसी को मनचाहे रूप से किसी को दंडित नहीं कर सकती है। दंड देना है तो वो कार्य कैसे होगा? अगर आपको दंड ही किसी को देना है तो वो कार्य होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। आप कानून बनाए, बाकायदा कानून बनाए उसके लिए, और उसके बाद उस व्यक्ति को आप दंड दे सकते हैं। मनचाहे रूप से कार्यपालिका जिसे मन उसे दंड नहीं दे सकती है अगर वो लॉकअप में बंद हो तो। आगे है निजता का अधिकार। प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का महिला को अधिकार है। सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने क्या कहा था कि महिला के प्रजनन अधिकार यानी कि मां बनने का अधिकार एक प्रकार की निजता है, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकार का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय ने इसे किस आधार पर रखा है? तो याद रखेंगे, इसे गोपनीयता यानी कि राइट टू प्राइवेसी वाले अधिकार के रूप में इसे रखा है कि उस महिला का ये अपना निजी मामला है, उसके गरिमा से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ शरीर के खंडन से भी जुड़ा हुआ। ठीक है। और पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में तो बता ही दिया गया कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के तहत कवर की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में एक महिला के प्रजनन विकल्प चुनने का अधिकार है कि वो मां बनना चाहती है कि नहीं, उस महिला पे डिपेंड करता है। ठीक है। आगे आ जाते हैं कैदियों का अधिकार। जेल की दीवारें भारत के संविधान, विशेष रूप से संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 की
प्रयोज्यता को खारिज नहीं कर सकती है। यानी कि अगर जेल की दीवार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेल में अगर आप बंद है तो आपका जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत वो खत्म हो गया। उस व्यक्ति को भी जो जेल में कैदी है उसे भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक कैदी चाहे वह दोषी हो या विचाराधीन हो या फिर बंदी हो, इंसान ही है, और जेल में बंद होने पर भी वह संविधान के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार सहित अपने सभी मौलिक अधिकारों का आनंद लेता रहता है। तो ये याद रखेंगे। अब कैदियों को कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे उनके शारीरिक और मानसिक अखंडता का अधिकार है। ठीक है। उनका किडनी आप जेल के अंदर नहीं निकाल सकते हैं, उसे मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे अधिकार हैं। एकांत कारावास के विरुद्ध भी अधिकार है, उसे अकेले बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं, क्रूर यातना भी नहीं दे सकते हैं, और अपनी शिकायत के साथ न्यायालयों में जाने का अधिकार भी है। अगर उसे शिकायत, उसको अगर कोई भी तरह का डाउट है तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है कि मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये भी अधिकार है, शिकायत करने का भी उसको अधिकार है। फिर आगे आते हैं मुआवजे का दावा करने का अधिकार कि मुआवजा नीलबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य मामले में क्या बताया गया था। इसमें बताया गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुआवजे के मामले में अपनी गतिशील और सक्रिय भूमिका इसमें निभाई थी कि मुआवजा दो। ठीक है। पहले केवल पीड़ित ही मुआवजा का दावा कर सकते थे, यानी कि जो पीड़ित है केवल वही मुआवजा का दावा करने के लिए अधिकृत थे। लेकिन रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य, नाम याद रखेंगे, रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को उनके बरी करने के आदेश के बावजूद भी मुआवजा देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो दोषियों को भी, पहले केवल पीड़ित को था, अब दोषियों को भी मिलेगा। अगर कोई दोषी है और वो बरी किया जाता है बाद में, वर्तमान में वो दोषी है लेकिन बाद में वो बरी होता है, तो वो भी मुआवजा का डिमांड कर सकता है कि महाराज मेरे न्यायालय के चक्कर में मेरा इतना नुकसान हुआ तो मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये याद रखेंगे। आगे है पुलिस अत्याचार से मुक्ति। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासनिक मामले में क्या कहा गया कि हथकड़ी लगाना प्रकृति में अमानवीय है, इसलिए इसे अंतिम आश्रय होना चाहिए। यानी कि अगर कोई लास्ट में, अगर आप बहुत रेयर से रेयर केस में अगर आपको ये लगे कि नहीं व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाएंगे तो ये भाग ही जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, तो ही आप लगाएं। ठीक है। तो याद रखेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की यातना या अमानवीय व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, यानी 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दे सकते हैं। आगे है मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे मरने का भी अधिकार है। कोई व्यक्ति अपने जीवन को विधि की प्रक्रिया के अन्यथा समाप्त नहीं कर सकता है, अन्यथा उस पर आत्महत्या का प्रयास का जो है दंड ये उसे मिलेगा। ये याद रखेंगे। चियान कौर बनाम पंजाब राज्य मामले में, चियान कौर बनाम पंजाब राज्य मामले में बताया गया कि मानव जीवन अनमोल है। ठीक है। और जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार या फिर मरने के अधिकार जैसा ही कोई अन्य विस्तार शामिल नहीं है। ठीक है। यानी कि आप आत्महत्या अगर करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है। ये याद रखेंगे। आगे है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। आपको मरने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है, जीवन का अधिकार आपको मिला है। फिर है स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में क्या बताया गया है कि प्राथमिक, कोई भी प्राथमिक अस्पताल में अगर आप गए, कोई भी अस्पताल में गए, ना सिर्फ प्राथमिक अस्पताल में, तो जो डॉक्टर है उनका कर्तव्य क्या होगा, सबसे पहला कर्तव्य होगा कि आपकी जान की रक्षा कीजिए। ठीक है। उस समय में वो ये नहीं देखेगा कि मामला क्या है, कैसा है, नहीं है, तुरंत आपको इंस्टेंट इलाज सुविधा आपको दी जाएगी, चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, चाहे वो अपराधी हो या कोई भी व्यक्ति हो। पहला काम क्या होगा, तो पहला काम होगा जीवन रक्षा। जीवन रक्षा यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का आपको अधिकार है, कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर सकता है। ठीक है। याद रखेंगे। कटारा बनाम भारत संघ का मामला, इसमें क्या कहा गया है कि हर डॉक्टर का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि पीड़ित को तुरंत चिकित्सा सुविधाएं दे, चाहे वो अपराधी हो या फिर कोई कानूनी औपचारिकता पूरा करने का आप इंतजार ना करें। ठीक है। आगे है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, हम लोग बात कर चुके हैं। M.H. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में भी ये बात कहा गया है कि चाहे कोई कैदी ही क्यों ना हो, उसे भी मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो गरीब है, अन्यथा कानूनी सहायता हासिल करने में अक्षम है। तो क्राइटेरिया बस होना चाहिए कि गरीब हो या अक्षम हो तो वो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। फिर शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का 1A में है, शिक्षा का अधिकार मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। पहले यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा था, लेकिन मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में पहले अनुच्छेद, याद रखेंगे, भाग 4 अनुच्छेद 45, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि जो भी राज्य को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नीति बनाना चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए, बस राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि आप भविष्य में ऐसा कानून लाएं ताकि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले। 7 से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को यह सुविधा प्राप्त हो सके। ये पहले नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था। लेकिन
मामला आया मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का। इसमें बताया गया कि चूंकि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तो यह सीधे जीवन के अधिकार से संबंधित है। क्यों? क्योंकि अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसका जीवन किस प्रकार से चलेगा? अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तो उसे सही और गलत के बीच का फर्क कैसे पता चलेगा? अगर वो शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो एक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने से एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या माना? इसे आवश्यक माना मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्ट जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो आपको राज्य को शिक्षा का अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2002 के संवैधानिक संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया, ये याद रखेंगे, 21 में ए जोड़ दिया गया और इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, इसका निर्धारण राज्य करेगा। ये याद रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार सभी के लिए शिक्षा नागरिकों के अधिकार के मामले में दूसरी क्रांति के तहत उठाया गया कदम था। यानी कि नागरिक का अधिकार जो है एक प्रकार से ये जैसे ही जुटा, 21 का ए जैसे ही जोड़ा गया, इसे अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था? 45 में था नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा था, इसे अधिकार बना दिया, तो क्या हुआ? अधिकारों में एक क्रांति जैसा आ गया, दूसरा क्रांति आ गया एक प्रकार से। और भाग 4 के अनुच्छेद 45 में हमने बताया है आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध था। अभी क्या बदलाव हुआ है? अभी यह बदलाव हुआ है कि राज्य सभी बच्चों को, चाहे वह 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अर्थात यह हुआ कि पहले क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, अब यह हटा दिया गया। अब सभी बच्चों को, क्या है? सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक सरकार को यह क्या करना पड़ेगा? अनिवार्य शिक्षा मुफ्त में देना पड़ेगा। ठीक है। अनुच्छेद 51 का ए में भी कहा गया है माता पिताओं का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 या 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराए। यानी 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों को माता पिता का यह कर्तव्य बना दिया गया। अनुच्छेद 51 ए जोड़ दिया गया। और अनुच्छेद याद रखेंगे 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी। अगर आपसे पूछा जाए कि कब अनुच्छेद 21 में मुफ्त शिक्षा न्यायालय के द्वारा दिया गया था, मान्यता न्यायालय के द्वारा मान्यता दिया गया था, तो 1993 में। सरकार ने कब इस पर कानून लाया था? तो 2002 में। ये याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे 2002 में। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।